संजना अपने मन में हजार सवाल लेकर ध्रुव के पास पहुंची। ध्रुव पहले से ही उसका वह वेट कर रहा था। संजना ने ध्रुव के कहे अनुसार स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पल्ले से अपना सिर ढक रखा था, थोड़ा अपना फेस भी। संजना ध्रुव की बताई टेबल के पास पहुंची। ध्रुव ने उसे देखा तो अपनी जगह पे खड़ा हो गया। संजना ध्रुव के पास पहुंची और बोली, क्या है ये सब ध्रुव, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? कोई खास वजह जिसके लिए तुमने मुझे ये साड़ी और पल्ले से खुद को कवर करके आने को कहा था? संजना की बात पे ध्रुव बोला, हाँ संजना, बात बहुत जरूरी थी और आज ही करना जरूरी थी क्योंकि 2 दिन बाद हमारी शादी की रस्में शुरू होने वाली है, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही ये सच बताना जरूरी है। कौन सा सच? और क्या कह रहे हो तुम? संजना ने थोड़ा भौहें ऊपर करते हुए कहा। तो ध्रुव ने आसपास देखा, फिर अपने टेबल जो कि एक केबल नुमा थी उसके गेट को बंद किया ताकि कोई उनकी बातें सुन न सके। संजना, ये वो सच है जो तुमको आज तक नहीं बताया गया है, पर आज सुनो। हमारी शादी से पहले मुझे ये केस सॉल्व करना है और तुम्हारी मम्मा और विराट की फैमिली और वेदिका भाभी के पापा के कातिल को सजा दिलवा कर ही मैं तुम्हारे साथ साथ फेरे लूंगा। तुम्हारी मम्मा के कातिल को सबके सामने लाकर उसका सच सारी दुनिया के आगे लाकर उसको सजा दिलाकर ही मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया में कदम रखूंगा। ध्रुव की बात सुनकर संजना एकदम से चौंक कर बोली, फ्लश्ड, ये तुम क्या बोल रहे हो ध्रुव? मम्मा का कातिल? पर मम्मा की डेथ तो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी ना, और सबको भी यही सच पता है। नहीं संजना, वो सच तुमको बताने के लिए था। हकीकत ये है कि कैसे विराट के मोम डैड और वेदिका भाभी के पापा का खून हुआ था, वैसे ही तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ। उनको कार एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी, पर ये किसकी यही पता मुझे इन 2 दिनों में लगाना है। इसलिए मैंने तुमको ये सच बताने के लिए यह बुलाया था कि मैं तुमको अभी टाइम नहीं दे पा रहा और आगे भी कुछ दिन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ तुमको भी समझना जरूरी है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जानती है मेरे लिए क्या पहले है, इसलिए अब से तुम भी ये याद रखना और जो भी बातें अभी हमारे बीच हुई है उनको तुम अपने तक ही रखना, क्योंकि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। तो जब तक सच सामने नहीं आ जाता तुम चुप रहकर मेरा साथ दोगी ना मेरा साथ? ध्रुव ने सवालिया नजरों से देखा, पर संजना अभी भी वही अटकी हुई थी। उसकी मम्मा का किसी ने खून किया था, पर क्यों? मम्मा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? संजना खुद से सवाल कर रही थी। तब ध्रुव ने उसे थोड़ा हिलाकर कर, तुम सुन रही हो ना? तब संजना ने पलकें उठाकर ध्रुव को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और आंखों का काजल बहकर बाहर आ गया था। आंखें दर्द से रोने की वजह से सुर्ख लाल रंग की हो गई थी। ध्रुव ने उसे देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। संजना की आंखों से लगातार आंसू बजे जा रहे थे। वो खुद से ही लड़ रही थी। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ध्रुव, किसी ने ऐसा किया? मेरी मम्मा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उससे आगे तो संजना के होठ ही नहीं खुले। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रश्ट फेस। ध्रुव ने उसको इस तरह देखा तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने संजना को चुप कराने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया था। संजना ध्रुव के सीने से लगते ही अपने आप को रोक न सकी और बिलख कर रोने लगी। ध्रुव ने बहुत ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और उसको अपनी बाहों के मजबूत घेरे में कसते हुए बोला, बस संजना, अब और नहीं, पहले ही बहुत रो ली, अब और नहीं, अब सब अच्छा होगा, बस कुछ दिन और। कुछ देर संजना ऐसे ही ध्रुव के सीने से लगी रही, फिर नॉर्मल होकर उससे अलग हुई। उसने खुद के आंसुओं को पोंछा और ध्रुव से थोड़ा अलग हुई। ध्रुव ने उसकी आंखों को देखा जो दर्द के मारे छलक रही थी। ध्रुव ने बोला, अभी खुद को संभाले और आगे के प्लान के बारे में सुनो। फिर ध्रुव ने उसको आगे का प्लान। संजना थोड़ा नॉर्मल होकर ध्रुव की बात सुनने लगी। सारी बात सुनने के बाद संजना बोली, तुमको पूरा भरोसा है ध्रुव के विराट भाई के ऐसा करने से वो हमारे पेरेंट्स का कातिल अपने बिल से बाहर आएगा? संजना ने ये बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा। तो ध्रुव बोला, पक्का, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बस तुम सब लोगों को इस प्लान में सपोर्ट करना है ताकि हमारा प्लान अच्छे से सक्सेस हो सके। संजना ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति जताई तो ध्रुव ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, गुड, थम्स अप का चिन्ह। वैसे ध्रुव, ये गणेश पूजन वाले दिन के लिए है ना? तो ध्रुव बोला, हाँ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा, इसलिए गणेश जी साथ साथ उसका भी अच्छे से पूजन हो जाएगा। ध्रुव की इस बात पे संजना हल्के से मुस्कुरा दी, पर कुछ बोली नहीं।
संजना अपने घर आ गई थी पर उसके दिमाग में अभी भी ध्रुव की बातें चल रही थीं। हालांकि उसे ये अच्छा भी लग रहा था कि ध्रुव ने उसे इतना बड़ा सच बताया। वो चाहता तो छुपा भी सकता था जैसे उसके डैड ने आज तक छुपाया था। खैर आज उसे इतना बड़ा सच पता चला। वो इस बारे में अपने डैड से बात करना चाहती थी पर उसको ध्रुव ने मना किया था, इसलिए चुप थी और किसी को कुछ न बताया। वो घर आकर दादी के पास चली गई। दूसरी तरफ विराट घर आकर थोड़ी देर अपने रूम में रेस्ट करने चला गया। विराट बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो रूम में जाते ही उसे नींद आ गई थी। वेदिका सारी चीजों से फ्री होकर जब रूम में आई तो देखा विराट बिना चेंज किए ही सो गया है। वेदिका ने एक नज़र विराट की देखा, फिर उसके चेहरे पे हाथ फेरकर बोली, कुछ दिन की परेशानी और विराट उसके बाद तुम सुकून से सो पाओगे। कुछ देर वेदिका विराट को निहारती रही, फिर वो भी उसके साथ सो गई। विराट ने सारा प्लान कर लिया था महिरा और संजना दोनों के गणेश पूजन वाले दिन के लिए। 2 दिन बहुत ही भाग वाले निकले। विराट एक साथ दो काम कर रहा था। एक तो बहन की शादी के सारे इंतजाम देख रहा था और दूसरा अपने दुश्मनों को बिल से बाहर निकालने के लिए उसने अपनी चल दी थी। बस उसका सबके सामने ओपन होना बाकी था। तो विराट बस पूरी तरह गणेश पूजन वाले दिन का इंतजार कर रहा था। वेदिका भी बहुत बिजी ही गई थी। 2 दिन तक दोनों अपने अपने हिसाब से सारे काम कर रहे थे। इस बीच वैदेही जी कई बार दोनों को बोलती कि टाइम से खाना खाए, पर टाइम दोनों में से किसी के भी पास नहीं था। खैर भाग के बीच ये 2 दिन निकल भी गए और पता भी नहीं चला। गणेश पूजन वाले दिन, आज वो दिन आ ही गया जिसका विराट को बेसब्री से इंतजार था। महिरा और संजना दोनों की शादी एक साथ होनी थी, तो ये तय हुआ कि कुछ रस्में संजना के घर से होंगी तो कुछ महिरा आधी दोनों के घरों से। तो जैसा तय था आज पहली रस्म थी और इसमें विराट ने कुछ प्लान भी किया था, तो आज विराट के घर से रस्मों की शुरुआत करनी थी। सब लोग गणेश पूजा के लिए आ चुके थे। संजना की फैमिली भी आ गई थी और विराट की फैमिली तो पहले से ही थी। हरीश भी अपनी फैमिली के साथ पहले से वहाँ था। अभी ये पहली रस्म थी तो ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस घर के मेंबर थे और कुछ खास करीबी लोग। सबकी मौजूदगी में गणेश पूजन और चौखट पूजन हुआ था। पूजन के साथ साथ कुछ मुगल रस्में भी हो रही थी। वैदेही जी पूरे मन से महिरा की शादी की पहली रस्म को पूरी कर रही थी। उनके साथ में हरीश जी की फैमिली भी थी। उनकी वाइफ भी वैदेही जी के साथ खुश होने का नाटक कर रही थी। खैर सबकी मौजूदगी में संजना की दादी और वैदेही जी ने मिलकर रस्म को किया। संजना और महिरा दोनों ही भावुक हो गई थी, पर अपने आंसू अंदर ही अंदर ले लिए थे। रस्म पूरी तरह से हो गई थी। सारा काम होने के बाद विराट ने सबको एक जगह बुलाकर कहा, असल में मुझे कुछ खास बात करनी थी आप लोगों से, वो भी आज। विराट बोला, मैंने फैसला किया है कि मेरा मतलब मैंने अब तक जो भी मेहनत, उस मेहनत का सारा। इतना कह के थोड़ी देर छू ही गया। सबकी नज़र विराट के ऊपर थी और विराट की हरीश जी के ऊपर। विराट ने कुछ कहने के लिए वापस से अपने होंठ खोले। मैंने फैसला किया है कि मेरी सारी जायदाद, सारा पैसा मेरे पास, मेरा कहने को जो कुछ भी है उसे मैं अपनी बीबी वेदिका और मेरे होने वाले बच्चे के नाम करता हूँ। मैं टेंशन फ्री होकर बस अपने बच्चे के आने का इंतजार करना चाहता हूँ और सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होगी वेदिका, और जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा और इस बिल को वेदिका या फिर कोई भी चाह कर भी नहीं बदल पाएगा। विराट का इतना कहना था कि पास खड़े सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। सभी लोग आगे आकर वेदिका और विराट को दो खुशी के लिए बधाइयां दे रहे थे। वैदेही जी खुशी से वेदिका के गले लगकर बोली, मैं नानी बनने वाली हूँ, कितनी खुशी की बात है। तभी महिरा और संजना दोनों बोली, और हम लोग बुआ बन जाएंगे। उनके बाद चित्रांशी खुशी से चिल्लाकर बोली, वाह मैं मौसी बन जाऊंगी। वरुण भी अपनी धुन में बोला, ये मैं चाचू बन जाऊंगा। लगे धुन में बिट्टू भा बोला, और मैं मामा बन जाऊंगा। और ऐसा कहकर उसने अपनी गर्दन ऊपर करके अपनी कोलार ऊपर उठाई। सब लोग अपनी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। किसी को हरीश जी या उनकी फैमिली का ध्यान ही नहीं आया। सब खुशियां मानने में मगन थे। तभी विराट ने तिरछी नजर से हरीश जी को देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनके लिए तो ये न्यूज किसी शौक से कम नहीं थी। एक तो विराट वेदिका का बच्चा आने वाला है, ये किसी सदमे से कम नहीं था। दूसरा, विराट ने अपनी सारी जायदाद को वेदिका और अपने बच्चे के नाम कर दिया।
हरीश जिसने सारी जायदाद के लिए इतना कुछ किया, उसी जायदाद को विराट ने उसकी आंखों के सामने उससे छीन के किसी और के नाम कर दिया। ये तो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पूरी खबर सुनकर उनको हार्ट अटैक आते आते रुका था। दूसरी ओर सुहाना वो सबसे ज्यादा बच्चे वाली बात से परेशान हो गई थी। वो तो सोच रही थी कि वो विराट को अपने रूप के जल में फंसाकर वेदिका को विराट से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी, पर यहाँ तो सब उसके सपने टूटने जैसा हो रहा था। रश्ड फेस टंग आउट। खैर, जैसे तैसे उन लोगों ने उस टाइम अपने आप को कंट्रोल किया। दूसरी तरफ विराट ने सबको शांत कराया और हरीश के पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, आप खुश नहीं हो? सब लोगों ने वेदिका को उस बधाई दी है, पर आप तो कुछ बोले ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस वेदिका के पास जाने वाला ही था बधाई देने के लिए। हरीश जी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर अपनी जुबान को बड़ी मुश्किल से संभाल कर बोला और चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए वेदिका के पास गया। उसके साथ उसकी बीवी भी झूठा आवरण ओढ़े वेदिका के पास गई। दूसरी ओर सुहाना तो उस जगह से ये कह के चली गई कि उसको एक अर्जेंट कॉल आया है, अभी आती हूँ। सभी के फेस एक्सप्रेशन देख के विराट के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। स्माइल विद हॉर्न्स राक्षस। सब लोग अपनी खुशी में मगन होकर नाच रहे थे और हरीश जैसे तैसे खुश होने का नाटक कर रहा था। विक्की वो तो खुशी के मारे विराट को गोद में उठाए ही घूम रहा था। सब इतने खुश थे कि उन सबको इतना खुश देखकर वेदिका की आंखें नम हो गई। पेंसिव फेस। विराट ध्रुव की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसको इशारा किया, जिसके बाद ध्रुव के भी चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। आज महिरा और संजना की शादी की पहली रस्म के साथ ही एक ऐसी खुशी मिल गई थी कि उससे रस्म और शादी की खुशी दोगुनी हो गई थी। रस्म तो खैर बहुत पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन अब सब लोग दूसरी खुशी को एंजॉय कर रहे थे। बियर नर्तकी। खैर सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। तब वैदेही जी ने संजना की दादी को कहा, माँ जी, गणेश पूजन तो इस घर में हो गया, अब आगे की रस्म के लिए आप लोगों के हिसाब से कल हल्दी की रस्म कल आपके घर रख लेंगे, फिर मेहंदी और संगीत की रात इस घर में रख लेंगे और शादी वो आपके घर से रख लेंगे। संजना की दादी बोली, ठीक है बेटा, इस तरह दोनों घरों में रस्में भी हो जाएंगी और दोनों बच्चियों को अपने अपने घर से कुछ यादें भी मिल जाएंगी। तो दोनों की बात में सभी ने सहमति जताई और फिर कल हल्दी में मिलने का बोलकर सभी धीरे धीरे अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। हरीश अपने घर आ गया था। वो अपने कमरे में गुस्से से चक्कर काट रहा था। उसकी हालत अभी घायल शेर जैसी हो रखी थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी वेदिका को मारकर अपनी बेटी सुहाना को विराट की बीवी बना देता, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो गुस्से में बुड़बुड़ाए जा रहा था। ऐसे कैसे? इस तरह विराट मेरे सालों के सपने को चूर नहीं कर सकता। अरे उसने कैसे बिना मेरी मर्जी जाने सारी प्रॉपर्टी की मालकिन उस वेदिका को बना दिया, और मालकिन बनाना ही था तो मेरी सुहाना को बनाता उससे शादी करके, लेकिन नहीं, उसे तो बस वेदिका को ही बनाना था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस दिन के लिए, और वो दिन आया भी तो विराट ने वो दिन किसी और के नाम कर दिया। इतना सोचकर हरीश गुस्से में अपने रूम में रखा सारा सामान फेंकने लगा। कभी चिल्लाता तो कभी शांत हो जाता। उसकी हालत जल बिन मीन के जैसे हो गई थी। वो तड़प उठा ये सोचकर कि उसके हाथ से अब सब छीन जाएगा। उसके रूम में आती आवाज सुनकर उसकी बीबी और सुहाना दोनों आए और उसके रूम की हालत देखकर सुहाना और उसकी माँ दोनों एक साथ बोली, इस तरह सामान फेंकने से क्या वो विराट अपना फैसला बदल देगा? नहीं, उल्टा उसे तो ये पता भी नहीं है आपको कितनी तकलीफ हुई है उसके इस फैसले से। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो विक्की भाई, उसे अपने पिता की तकलीफ नहीं दिखी, उल्टा विराट की खुशी में उसे गोद में उठाए जरूर घूम रहा था। आज विराट ने ये फैसला किया, उसके पीछे मेरा बेवकूफ़ भाई ही है। उसने कभी विराट से अपने हक के बारे में नहीं बोला और बस इसी चीज़ का फ़ायदा उस चालाक वेदिका ने उठाया है। उसने अपनी भोली शक्ल से विराट को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और हमें भनक तक नहीं होने दी। पर आप चिंता मत करो डैड, मैं जल्द ही विराट को अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर दूंगी, जिससे वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा और वेदिका को तलाक देकर अपने जीवन से बाहर निकल फेंकेगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें उसके पेट में पल रहे उस बच्चे को खत्म करना होगा। उसके बाद वेदिका को विराट की नज़रों में गिराकर विराट के दिल में अपनी जगह बनानी है। और ये तुम कब करोगी? जब हम सड़क पे आ जाएंगे तब, या फिर वो हमारा सच जानकर हमें जेल भिजवा देगा तब? हरीश जी ने सुहाना की बात पे तंज कसते हुए कहा।
स्मर्क पाउटिंग, ये सब तुम कब से करने का सोच रही थी पर आज तक कुछ कर पाई, उल्टा वेदिका तुमसे आगे निकलकर सारी प्रॉपर्टी की मालकिन करूर बन गई। हरीश की ने पूरे गुस्से में कहा। स्मर्क स्मर्क पाउटिंग पाउटिंग, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। नहीं डैड, ऐसा नहीं है, अब मैं बस आपसे 2 दिन की मोहलत मांगती हूँ, 2 दिन बस। इन 2 दिनों में देखना विराट खूब अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगा और वो खुद आगे से मुझे शादी के लिए कहेगा। वैसे भी विराट की ये वसीयतनामा अभी कोर्ट नहीं पहुंचा है, वो 2 दिन बाद कोर्ट में ये जमा करवाएगा, तब तक ये बिल पास नहीं होगा। क्योंकि आज शनिवार है और कल संडे और परसों की छुट्टी, तो हमें आराम से टाइम मिल गया है और इन 2 दिनों में ही मैं सब बदल दूंगी, आप चिंता मत करो। हरीश बोला, मुझे अब तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे बताएगी तुम क्या करने वाली हो। तब सुहाना बोली, डेट कल हल्दी की रस्म है तो सभी लोग अविनाश अंकल के घर जाएंगे, तो उस टाइम लेडीजों का काम ज्यादा होगा, जेंट्स का कम, तो बस इसी चीज का फायदा उठाकर मैं मेरे डायरेक्टर से फोन करवा कर विराट को होटल में बुलाकर उससे मीटिंग करने की बात कहूंगी। और तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हारी बात क्यों मानेगा? हरीश जी ने भौहें ऊपर करके थोड़े गुस्से के साथ कहा। स्मर्क पाउटिंग, तो सुहाना बोली, अरे डेट, उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है, मैंने डायरेक्टर का हमारी दूसरी हीरोइन के साथ अफेयर है और ये बात मुझे गलती से पता लग गई, साथ में कुछ सबूत भी, तो अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं वो सबूत जाकर उसकी बीबी को दिखा दूंगी, बस इसी डर से वो मेरी सारी बातें मानने को राजी है। तो बस वो विराट को फोन करके मीटिंग के लिए बुलाएगा और मूवी में कुछ चेंज की बात करेगा, बस उसी टाइम में विराट की ड्रिंक में नशीली दवा मिलवा के उसके पास भेज दूंगी। और जब विराट नशे में उसी रूम में सो जाएगा तब मैं अपने काम को अंजाम दूंगी, उसकी झूठी वीडियो क्लिप अपने साथ बना लूंगी और उसको ये दिखाऊंगी कि उससे गलती से नशे में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और बस इसी चीज का फायदा मैं उठाकर विराट को मजबूर कर दूंगी। दूसरी तरफ मॉम उस वेदिका को हल्दी की रस्म के दौरान कुछ इस तरह से धक्के से गिराएंगी कि उसका बच्चा भी खत्म हो सके और सबको ये बस एक हादसा लगे। बोलो कैसा लगा मेरा प्लान? सुहाना ने चेहरे पे डेविल स्माइल के साथ कहा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, राक्षस राक्षस। सुहाना की बात सुनकर हरीश बोला, मान गया बेटा कि तू तो मेरी भी गुरु निकली। बेशक तेरा भाई नालायक निकला पर तुझमें पूरे मेरे गुण हैं। इतना कह के उसने सुहाना को गले से लगा लिया। वैसे भाई क्या जबरदस्त आइडिया लगाया था आपने। उस हरीश अंकल का चेहरा देखने लायक था, मतलब उनकी शकल तो ऐसी हो गई थी जैसे उनका दिमाग यहाँ होकर भी यहाँ न हो। सच में भाई आपका आइडिया काम कर गया, अब देखना वैसे वो अपनी झुझलाहट में गलती करता है। महिरा ने खुश होते हुए विराट से कहा। विराट बोला, हाँ महिरा, मेरा आइडिया तो काम कर गया था, बस आगे भी वो मेरे प्लान के हिसाब से ही चले, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तुमको याद रखना है, हम लोगों को ज्यादा खुश होकर नहीं दिखाना, बस अपने प्लान के हिसाब से चलना है। विराट ने महिरा को समझा कर कहा। तो महिरा भी बोली, जी भाई। तभी महिरा कुछ देर चुप होकर बोली, वैसे भाई आपको इस हरीश अंकल पे शक कब हुआ? मेरा मतलब आपको कब लगा कि यही वो इंसान है जो हमारी फैमिली का कातिल है? अभी तक विराट वेदिका दोनों हरीश के प्लान को फेल करने का पूरा प्लान बन चुके थे। आज संजना अपने रूम में खड़ी खड़ी अपने घर के बाहर देख रही थी तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। संजना की दादी ने सारी तैयारियां अच्छे से देख ली थी, उसके बाद भी वो चीजों जा मुआयना फिर से कर रही थी। तभी उनके पास वैदेही जी का फोन आया। वो कहने लगी, जी माँ जी, मैं ये पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी कि कब से शुरू करेंगे हल्दी की रस्म को, फिर हम लोग घर से उसी हिसाब से निकलते। ऐसा करो बेटा, यहाँ सारी तैयारियां ही चुकी हैं, आप लोग घर से निकल दो, आप लोगों के आने के बाद हल्दी की रस्म शुरू होगी। संजना की दादी ने कहा तो वैदेही जी ने मुस्कुरा कर जी कहा और फ़ोन रख दिया। वैदेही जी ने आवाज़ देकर वेदिका को बुलाया और कहने लगी, वेदिका बेटा जल्दी से तैयार होकर सब लोग बाहर आ जाओ, महिरा को साथ में लेके जल्दी बाहर आओ, हल्दी की रस्म के लिए जल्दी निकलना है। तुम लोग जल्दी बाहर आकर लोन में मिलो, जब तक मैं सुहाना और नंदिता जी को बुलाकर लाती हूँ। वैदेही जी की बात सुनकर वेदिका बोली, जी माँ आप जाओ, मैं महिरा को तैयार करके लाती हूँ। वेदिका महिरा के रूम में गई तो देखा विराट और महिरा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। महिरा और विराट को देखकर उनकी बात सुनकर वेदिका बोली, वैसे तो महिरा मुझे सब पता है, पर फिर भी जानना चाहती हूँ तुमको ये सब कब और कैसे पता लगा, और दिल्ली जाने के बाद किसने सबसे ज्यादा हेल्प की? वेदिका की बात सुनकर महिरा हल्के से मुस्कुराई और कहने चार लगी,
दिल्ली जाकर सबसे पहले उनके सभी नौकरों से पूछताछ करने पर शंभू काका के और उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया था। जैसे तैसे करके शंभू काका का पता मिल जाता है। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही किसी और के घर में काम करते थे। और शंभू काका ने जो बताया उसको सुनकर तो मेरी और मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उनके अनुसार हरीश जी ने घर में आते ही सबसे पहले सभी पुराने नौकरों को काम से निकाल दिया। शंभू काका ने निकलने से पहले विराट भाई से बात करने की कोशिश की तो उनपे चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। और वो अगर विराट भाई से बात करेगा तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस के डर से वो चुपचाप घर छोड़कर चले गए। शंभू काका के बाद निखिल के बारे में पता करती हूँ, पर मुझे बस इतना ही पता लग पाया कि वो हरीश के किसी करीबी रिश्तेदार का बेटा था जो हरीश के कहने पे ही मेहरदी की लाइफ में आया था। और फिर ऑफिस जाकर पूरे पुराने रिकॉर्ड न मिलना यही सबसे बड़ी गड़बड़ी मिली। उसने बहुत कोशिश की पर ज़्यादा कुछ पता न लगा। फिर उसने पुराने स्टाफ के बारे में पूछा तो वो भी कोई नहीं जानता था। मोहित की हेल्प से ध्रुव को सारा सच बताया और बिना किसी को भनक लगे अपनी टीम की तरफ से पूरी जानकारी लेने को कहा। और ध्रुव के आदमी काफ़ी मेहनत के बाद बहुत से राज खोल देते हैं और हरीश के खिलाफ बहुत से सबूत भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ मुझे को लग रहा था कि विराट भाई इन सब से अनजान है, लेकिन भाई ने बिना मुझे खबर हुए उसके और ध्रुव के आदमी हमेशा उसके आसपास थे। मैं जो भी सबूत ढूंढ रही थी उन सब की जानकारी पहले से ही भाई को थी। महिरा ने सारी बात बताई और चुप हो गई। तब विराट ने आगे कहना शुरू किया। मुझे हल्का फुल्का हरीश के ऊपर हल्का शक तो तभी से था जब उसे अविनाश ने बताया कि उसके डैड और वेदिका के डैड और हरीश चारों दोस्त थे और अंदर की सारी जानकारी हरीश के पास थी, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो चुप था। पर जब महिरा ने उसे वो फाइल और पेनड्राइव देखने को कहा तब सारा शक यकीन कई बदल गया और उसने जानबूझकर हरीश को मुंबई रुकने को कहा था। दूसरी तरफ सुहाना के इरादे भी विराट को ठीक नहीं लगे थे, पर वो उस पे भी पेनी नज़र रखे हुए थे, तभी सुहाना अपने किसी भी प्लान में पास नहीं हो पाई थी। दूसरी ओर वेदिका के डैड के जो मैनेजर था वो भी हरीश का ही आदमी था। उसने ही विनीत का बिस्बश जीतने के लिए उसे विनीत के पास भेजा और अपनी फैमिली के साथ रहकर नौकरी करने लगा। उसकी बेटी जिसको निखिल प्यार करता था, दोनों ने मिलकर वेदिका का वो एमएमएस बनाया था और वेदिका को खबर तक नहीं होने दी। एमएमएस की बात सुनकर वेदिका कुछ पल के लिए थोड़ा परेशान हो गई थी, पर विराट बोला वेदिका उन लोगों को जो करना रहा कर ले, अब वो लोग वही करेंगे जो हम उससे करवाएंगे। इतना कह के वेदिका और महिरा दोनों को सीने से लगा लिया। दोनों कुछ पल के सब शांत हो गए थे। अविनाश जी के घर में आज सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी और होती भी क्यों न, आज उनके घर में उनकी प्यारी बेटी संजना की हल्दी की रस्म जो थी। इस दिन के लिए क्या क्या सपने नहीं सजाए थे। फिर आज तो घर में दो दो बेटियों की हल्दी थी, संजना और महिरा दोनों की। संजना अपने डैड को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। उसकी दादी भी घर के नौकरों को बता रही थी कहाँ क्या चेंज करना है क्या नहीं। आज हल्दी के हिसाब से घर को पीले फूलों से सजाया गया था और दोनों दुल्हनों के लिए घर के बाहर बने लॉन में अलग से पंडाल लगाया गया था। उसे भी बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया था। आज अविनाश जी अपनी तरह से कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे, इसलिए आज पूरे घर को पीले फूलों से सजाया गया था। घर के मेन गेट के पास बड़े बड़े सुंदर तरीके से लिखा गया हल्दी सेरेमनी, जिसे देखकर ही घर के इस अंदर का अंदाजा लगाया जा सकता था। उससे आगे बढ़ने पर रास्ते को भी पीले फूलों से सजाया गया। यहीं से होते हुए मेहमान अंदर जा रहे थे। सब लोग आज अविनाश जी के घर को देखकर एक अलग की फील कर रहे थे। ये दोनों दुल्हन के हल्दी वाले थाल थे जिसने दोनों को उनके ससुराल की तरफ से आए हल्दी को घोलकर रखा गया था। ये दोनों दुल्हने के बैठने के लिए बनाया गया बैक स्टेज था जिसे येलो और व्हाइट फूलों से सजाया गया था। आज संजना अपने रूम में खड़ी खड़ी अपने घर के बाहर देख रही थी तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। संजना की दादी ने सारी तैयारियां अच्छे से देख ली थी, उसके बाद भी वो चीज़ों जा मुआयना फिर से कर रही थी। तभी उनके पास वैदेही जी का फोन आया। वैदेही जी कहने लगी, माँ जी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में सभी लोग आपके घर पहुँचने वाले हैं। संजना की दादी भी बोली ठीक है आप लोग आओ, यहाँ सब तैयारियां हो चुकी हैं। सब लोग संजना के घर पहुँच गए थे। सभी वहां जाकर सभी गेस्ट से मिले। उसके बाद जल्दी ही दोनों दुल्हनों को हल्दी वाले पंडाल में लाया गया था। दोनों दुल्हनों को अपनी अपनी जगह पर बैठाया गया था।
वेदिका की माँ और बाकी सभी महिलाएं बोली, अब वेदिका दोनों की भाभी है तो वेदिका ही पहली हल्दी लगाएगी। वेदिका सबकी बात सुनकर दोनों दुल्हनों को हल्दी लगाने लगी। इसके बाद बाकी लोगों ने हल्दी लगाना शुरू किया था। सभी महिलाएं एक एक करके हल्दी लगा रही थीं। सब अच्छे से चल रहा था। हल्दी दुल्हनों के लगने के बाद सभी महिलाएं एक दूजे के हल्दी लगाने लगी। सुहाना दूर बैठी बस अपने प्लान के बारे में सोच रही थी, तभी उसे अपने डायरेक्टर को मैसेज किया। उसके बाद एक कुटिल स्माइल से विराट और वेदिका दोनों को देखने लगी, जो इस टाइम टेंट के पास खड़े थे और इत्मीनान से एक दूजे को हल्दी लगाने में मगन हो रहे थे। विराट वेदिका को हल्दी लगा रहा था, तभी उसका फोन बजा। विराट ने नंबर देखा और एक तरफ आकर बात करने लगा। थोड़ी देर बाद विराट वेदिका के पास आकर बोला, जिसे सुनकर वेदिका ने फीकी स्माइल के साथ ठीक है बोला। विराट वेदिका के गले लगकर वहां से बाहर की तरफ आ गया था। उसने जल्दी अपनी गाड़ी निकाली और जाने लगा। विराट के जाते ही सुहाना ने भी अपने आसपास देखा और चुपके से वहां से बाहर आ गई। सुहाना ने एक टैक्सी पकड़ी और विराट की गाड़ी के पीछे लगा दी। विराट अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। पीछे आ रही सुहाना खुश होते हुए मन ही मन बोली, थोड़ा खुश और हो लो विराट, बस आज के लिए, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी खुशियां मेरी मुट्ठी में बंद होने वाली हैं। आज की रात तुम वही करोगे जो मैंने प्लान किया है। आज के बाद वेदिका आउट तुम्हारी लाइफ से। सुहाना ये सब सोच सोचकर खुश हो रही थी। हल्दी की रस्म अच्छे से हो चुकी थी, इसलिए अब मेहंदी की रस्म होनी थी, जो कल विराट के घर होनी थी। आज दोनों फैमिली आपस में बातचीत करके कल मिलने का बोलकर निकलने लगी। वेदिका सबसे लास्ट में सबसे मिलकर आ रही थी। उसका पूरा ध्यान अभी सामने गाड़ी पे था। इसी का फायदा उठाकर नंदिता ने वेदिका के पैरों के बीच एक रस्सी को फेंक दिया, जिसपे वेदिका का ध्यान नहीं गया और वेदिका उसमें उलझकर गिर गई। वेदिका जैसे ही गिरी वो सीधा सामने रखे एक बड़े से गमले पे पड़ी। वेदिका गमले पे गिरते ही उसकी चीख निकल गई। वेदिका की चीख की आवाज सुनकर सभी लोग भागकर वेदिका के पास आए। वेदिका के चीखते ही सब लोग भागकर उसके पास आए। सब लोग उससे पूछने लगे कि वो ठीक तो है ना। वेदिका ने उठकर खुद को संभाला और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो फिसलने की वजह से कोहनी और हाथ में चोट लगी, जिससे मेरी चीख निकल गई। तभी वैदेही जी बोली, शुक्र है वेदिका तू ठीक है, मेरी तो जान ही निकल गई थी तेरी आवाज सुनकर। वेदिका से सभी उसका हाल चाल पूछने लगे और संजना उसको अपने साथ घर के अंदर वापस लेकर आए और जहां जहां से उसको हल्का फुल्का भी खून रिस रहा था, वहां वहां वो उसकी ड्रेसिंग करने लगी। वेदिका को थोड़ा वहीं बैठने को कहा। वाली सभी मेहमान तो जा चुके थे, बस घर वाले ही थे जो इस टाइम वेदिका के पास थे। वही हरीश की बीबी नंदिता, वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। वो खुद से ही मन बोली, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ इसको धक्का दिया था ताकि ये पेट के बल गिरे और इसका बच्चा यही खत्म हो जाए, पर ये तो गिरी ही नहीं और उल्टा इसका बच्चा और बच गया। अब सुहाना के डैड को मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे उनके गुस्से कंट्रोल करूंगी। वो अभी खुद के सवालों में उलझी हुई थी कि उसे हरीश का दूसरा प्लान याद आ गया, जिसे याद करके उसके चेहरे पे कातिल मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, ये प्लान फेल हो गया तो क्या दूसरा वाला तो काम करेगा। अब मुझे हरीश को बताना होगा कि दूसरा प्लान ओपन करने का टाइम आ गया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। माना वो थोड़ा गुस्सा करेंगे, पर अब बताना तो पड़ेगा। यही सोचकर उसने चुपके से हरीश को एक कोने में जाकर फोन लगाया। हरीश इस टाइम महिरा के ऑफिस में था। विक्की भी हल्दी की रस्म के बाद सीधा ऑफिस निकल गया था, पर विक्की अपने काम में लगा हुआ था आराम से। हरीश जी अपनी चालों के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तभी नंदिता के फोन को देखकर उसने तुरंत फोन उठाया। नंदिता ने फोन उठाते ही सारी बात बता दी, जिससे हरीश बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपना दूसरा प्लान रेडी रखा है। आज पहले सुहाना अपनी चाल चल दे, कल सुबह होते ही मैं अपनी चाल चल दूंगा। और प्लीज अब तुम कोई और काम मत करना जिससे मेरा प्लान फेल हो, बस चुपचाप रहना जैसे अब तक रहती आए हो। इतना कह के हरीश ने अपना फोन रख दिया था। नंदिता वापस सबके बीच आ गई थी और सबके साथ वेदिका से हमदर्दी का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद सब लोग गोयनका हाउस के लिए निकल गए। कल सुबह संजना की फैमिली भी आने का बोलकर सबको विदा की थी। विराट होटल में जाकर अपने मैनेजर से बात कर रहा था। मैनेजर उसको स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करने की बात कर रहा था, जो कहानी के हिसाब से जरूरी थे।
इसलिए कुछ चेंज तो विराट को ठीक लगे पर कुछ उसकी समझ से परे थे, इसलिए विराट उनको लेके डायरेक्टर बात कर रहा था। तभी एक वेटर आया, दोनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया। को सुहाना ने उस वेटर को पैसे देकर नशे की दवाई के साथ विराट को पिलाने को कहा था। वेटर ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया, उसने नशे वाली सॉफ्ट ड्रिंक तो विराट को दे दी थी और नॉर्मल ड्रिंक डायरेक्ट को दे दी थी। दोनों कुछ देर बात करते रहे, फिर विराट को हल्के चक्कर आने लगे, उसका सिर चकरा रहा था और थोड़ी देर बाद विराट बेहोश होकर वही काउच पे ही गर्दन रखकर गिर गया। डायरेक्टर ने विराट को चेक करके देखा तो विराट पूरी तरह नशे में घिरकर बेहोश हो गया था। जब उसको यकीन हो गया कि विराट अब नशे में सो चुका है, तब उसने सुहाना को फोन करके अंदर आने को कहा। देखो सुहाना, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम वो वीडियो अभी के अभी डिलीट करो और मुझे आज़ाद करो, उस डायरेक्टर ने सुहाना से कहा। सुहाना मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुमने मेरा काम आसान किया है तो मैं तुमको फ्री करती हूँ। सुहाना ने उसके सामने ही उसके वीडियो डिलीट किए और उसको जाने को बोला। सुहाना अभी वही बैठकर कुछ सोचने लगी और विराट को लेटा देखकर मन मन मुस्कुरा रही थी। गोयनका हाउस में आज सभी हल्दी की रस्म से थके हुए थे तो वैदेही जी ने सभी को आराम करने का बोला। सब लोग रात होने की वजह से अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे। महिरा और चित्रांशी दोनों बैठकर बातें कर रही थी। चित्रांशी बोली, दी, अब आपकी शादी हो जाएगी तो आप हमें छोड़कर मोहित जीजू के घर चली जाओगी और फिर वहां जाकर आप उनके रंग में रंग जाओगी। वहां जाकर आपको जमा सबकी याद नहीं आया करेगी और बेबो और सेम, उनको बेशक आपने मेरी आदत लगा दी हो पर फिर भी वो आपको बहुत मिस करेंगे। पता है, आपको रोज रात को सोने से पहले एक बार आपका जिक्र जरूर करते हैं। बेबो, उसका तो एक डायलॉग फिक्स है, छुटकी दीदी आप मुझे महिरा दीदी के जैसे अपने गले से लगा कर सुलाओ। छुटकी की बात सुनकर महिरा बोली, चित्रांशी, तुम तीनों आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए हो, तभी तो देखो मुझे अब किसी तरह की उन दोनों की टेंशन नहीं है। और रही बात मोहित के घर जाने की, तो मैं कहीं भी रहूं पर तुम लोगों के पास आना तो नहीं भूलूंगी ना। और वैसे भी मोहित ने मुझे बोला है कि मेरी जब इच्छा होगी मैं अपने घर आ सकती हूँ। तो अब बताओ तुमको किस चीज की चिंता। इतना कह के महिरा ने अपनी बाहें खोलकर चित्रांशी को अपने सीने से लगा लिया। वेदिका दोनों के पास आ रही थी पर दोनों को बात करते देख गेट से ही उनकी बातों से खुश होकर लौट गई थी। वेदिका अपने रूम में आ गई थी। टाइम काफी हो गया था और वेदिका की विराट से बात भी नहीं हुई थी, इसलिए वो बार बार विराट को फोन लगा रही थी पर विराट का फोन बंद आ रहा था। शाम से वेदिका ने कई बार विराट को फोन लगा दिया था पर विराट ने एक बार भी फोन नहीं किया। वेदिका की विराट की चिंता होने लगी थी। उसका जी बहुत घबरा रहा था, रह रहकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वेदिका अभी खिड़की के पास खड़ी थी, वो विराट के बारे में ही सोच रही थी कि देखती है बाहर का मौसम अचानक से बदलने लगा था। जोर जोर की साय साय करती हवाएं चलने लगी थीं। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि बादल भी घिर आए हो। बाहर के मौसम को देखकर वेदिका को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। वो खुद से मन ही मन बोली, हे भगवान, ये कैसी अजीब सी विडंबना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विराट का फोन बंद आया हो और मुझे पता भी न हो, और ऊपर से ये मौसम। वेदिका ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। वेदिका अपने रूम की खिड़की को बंद करके बिस्तर पे आ गई। वेदिका विराट के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। कहीं विराट किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, कहीं वो जो सोच रहा था वो उसी के लिए उल्टा तो नहीं पड़ गया। वेदिका खुद ही खुद से सवाल कर रही थी और ऐसा करते करते उसे नींद आ गई। वेदिका के घर में शरीर तैयारियां हो चुकी थी मेहंदी की। वैदेही जी ने पूरे घर को अच्छे से सजवाया था। घर के एक एक कोने को कुछ इस तरह सजाया गया जैसे हर कोने में मेहंदी की खुशबू महक उठे। वैदेही जी ने जाकर चित्रांशी और महिरा को जगाया। महिरा आज हल्दी के हिसाब से हल्के ग्रीन कलर के लहंगे में तैयार हुई थी, क्योंकि शाम को गौरी पूजन के टाइम वापस से दूसरे कपड़े पहनने थे, इसलिए अभी वो हल्के लगने में ही तैयार हुई थी। मेहंदी के साथ साथ गौरी पूजन की भी सारी तैयारियां हो चुकी थीं। संजना के घर वालों का भी फोन आ गया था। वो लोग भी अपने घर से निकल चुके थे। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट्स आने लग गए थे। वैदेही जी सबको देखकर महिरा के पास गई और बोली, बेटा, ये तेरी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुबह से मैं तो बिजी थी पर वो कहाँ है? एक बार भी मैंने उसको नहीं देखा। ये जिम्मेदारी होती है भाभी की अपनी नंद के लिए। वैदेही जी ने थोड़ा मजाकिया होते हुए कहा।
तो महिरा बोली, हाँ माँ देखो भी ये कोई बात हुई, मेरी मेहदी है और भाभी का कोई अता पता ही नहीं है। इतना कह के महिरा भी जोर जोर से हंसने लगी और वैदेही जी के गले लग गई। तभी दूर से आती हुई वेदिका उन दोनों के पास आकर बोली, सॉरी माँ, वो रात को लेट नींद आई इसलिए लेट नींद खुली। पर कोई ना, अब जल्दी से नीचे चलते हैं, सभी लोग आ चुके हैं और मेहंदी शुरू करते हैं। ठीक है, ये बोलकर वो सभी लोग साथ में जाने लगती हैं। नीचे हाल में सभी लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मेहंदी वाली लड़कियां भी आ चुकी थीं। वेदिका ने सभी को आने के लिए धन्यवाद बोला और सबको बैठने को कहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद संजना की दादी और उनकी तरफ के रिश्तेदार भी आ गए थे। सब लोग आ चुके थे पर वेदिका की नज़र अभी भी गेट पे ही थी। वो बार बार विराट के आने की राह देख रही थी। वेदिका ने अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों से हटाकर सबके बीच आकर मेहंदी की शुरुआत की। उसने सगुन की मेहंदी अपनी दोनों नंदों के हाथ में लगाई और फिर मेहंदी वाली को बोलकर दूसरी जगह आकर बैठ गई। वेदिका भीड़ से दूर जाकर नमन को फ़ोन करती है। हाँ नमन जी, कुछ पता चला विराट कल रात से कहाँ है और उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? वेदिका ने चिंता जताते हुए कहा। मैम आप चिंता मत करो, सर आ जाएंगे। कल जाने से पहले तो मेरी उनसे बात नहीं हुई पर सर ने कहा था कि वो किसी जरूरी काम के लिए आ बाहर जाएंगे, तो हो सकता है वो वहीं हो, पर आप चिंता मत करो, आ जाएंगे वो। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। वेदिका अब भी थोड़ा परेशान थी। वो वापस से किसी को फ़ोन लगाने के लिए बाहर लॉन में आती है। तभी उसके पास एक आदमी आकर बोलता है, वेदिका मैम आपको विराट सर ने बुलाया है। वेदिका विराट का नाम सुनकर बोली, विराट ने? पर वो खुद है कहा। तब उस आदमी ने कहा कि वो आप खुद जाकर उनसे पूछ लेना, अभी हमें तो बस आपको लाने का ऑर्डर मिला है, तो जल्दी से आप चलो। अभी वेदिका कुछ कहती या समझती उससे पहले ही वो उस आदमी के साथ घर से चल दी थी, बिना ये सोचे कि ये आदमी विराट ने भेजा भी है या नहीं। वेदिका घर से बाहर आकर एक बड़ी सी गाड़ी में आके बैठ गई जिसमें दो लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वेदिका अभी उनको देखकर कुछ कहने को हुई ही थी कि एक आदमी ने जल्दी में उसके नाक के पास रुमाल लेकर रख दिया, जिससे वेदिका वही की वही बेहोश हो गई। एक बड़े से होटल के रूम में सुहाना सो रही थी। उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था पर अभी उसे किसी चीज़ की कोई सुध नहीं थी। उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। लास्ट में फ़ोन की रिंग से उसकी नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए अपने चारों तरफ देखा और खुद से बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? फिर एकदम झटके से खड़ी होकर घबरा कर बोली, मैं ये हूँ तो विराट कहाँ है और मैं इस जगह कैसे? ये सब क्या हो गया? उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान सी इधर उधर देख रही थी। गोयनका हाउस में एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी ने प्रवेश किया। इस गाड़ी को देखते ही गार्ड्स ने जल्दी से गाड़ी का गेट ओपन किया और उसमें से शूट बूट पहने आदमी को देखकर उसको आगे जाने का रास्ता होने जा रहा है। हरीश के सच का खुलासा खुद उगलेगा, अपना सच अपने मुंह से। तो पढ़ना न भूले नेक्स्ट पार्ट और कमेंट स्टिकर वो सब आपकी मर्जी। इस कहानी के कुछ दिन पार्ट बड़े ही आएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप देना न भूले। लाइक के बाद हाइप अपने आप दिखेगा कमेंट बॉक्स में।